प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने एलपीपी को समझा, राइट। एलपीपी आप लोगों ने याद किया थोड़ा बहुत अपने तरीके से। सिलेक्ट वेरिएबल क्या है आपने समझा, सरप्लस वेरिएबल क्या है समझा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करना है वो भी समझा होगा कि भाई सारे जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को देखना है एलपीपी का कि वो मैक्सिमाइज फॉर्म में है या नहीं, अगर नहीं है तो बनाएंगे। दूसरा बिंदु ये था कि जितने भी कांस्टेंट्स था उन कांस्टेंट्स को आप किस में चेंज करेंगे, उसको इक्वलिटी में चेंज करेंगे, है ना। जो बच्चे क्लास में अनुपस्थित थे कल, वो जो है वीडियो देखना और समझना, ठीक है, ओके। और क्या था तीसरा बिंदु, क्या था, जो भी कांस्टेंट्स होगा, जैसे कि हमने कोई एग्जांपल बनाया, देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट्स बोलते हैं इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अगर ये मैक्सिमाइज नहीं है, मिनिमाइज है, तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके, ये दूसरा बिंदु है, पहला बिंदु है, सॉरी। और आपका और क्या है, सारे इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर देना है। इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल। अगर इधर नेगेटिव रहा गलती से तो उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। बात क्लियर है, किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए बच्चों। ये सब हमने पढ़ा था और अंत में हमने ग्राफिकल मेथड पर चर्चा किया था। और ग्राफिकल मेथड अगेन मैं थोड़ा सा अगर कहूं तो याद रखिएगा, केवल 2 वेरिएबल होगा तो क्या बनेगा, ग्राफिकल मेथड से बनेगा। बात क्लियर है। आप पुस्तक में देखेंगे तो उसके लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिया है, ये फिजिबल है, रीजन है, ये फिजिबल रीजन नहीं है, दुनियादारी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। अगर पेपर में अगर पूछ दे गलती से, है ना, गलती से कहूंगा क्योंकि सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं गलती से करके, क्योंकि 11वीं 12वीं की वो विधि है और जो है यहाँ पर जो है उसकी ज्यादा उपयोग ना करे तो ही ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड सबसे बढ़िया मेथड है, वो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को बना सकता है। 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, 5 वेरिएबल हो, जितना भी वेरिएबल हो सबको बना सकता है। सिंप्लेक्स मेथड नाम बताया मैंने, सिंप्लेक्स मेथड, या फिर कहेंगे सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम बोलेगा तो प्रश्न कई बार पूछा गया है, एक्सप्लेन सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, या फिर उसके स्टेप को लिखिए। तो स्टेप को बच्चों मैं लिखूंगा, उससे अच्छा मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। और स्टेप जो है आप जो है इस नोट से जो मैंने बना रखा है, इस नोट से आप उसको याद कर लेना कि पहला बार में सर ने क्या किया था, और वो सरल शब्दों में लिखा गया। दूसरा बार में क्या किया था, पहला हमारा जो वो होता है स्टेप होता है कोई भी प्रश्न को बनाने का, वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, वो जानते हो। तो आप पहला जो आप चरण अपनाएंगे वह होगा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना एलपीपी को, देन आगे हम बढ़ाएंगे। तो चलिए मैं धीरे धीरे करके आपको जो है हर प्रश्न को बनाना सिखाऊंगा, और कौन सा प्रश्न कौन से सन में आया है ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए हमारे पास यह प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न को मुझे हल करना है। अब इसमें लिखा गया है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। अगर नहीं बोलता तो भी मैं करता, ठीक है, नहीं बोलता तो भी मैं करता। अच्छा बच्चों, यहां पर जो है देख के समझ जाना है कि सिंप्लेक्स मेथड से आसानी से बन सकता है। वो कब कब समझ आएगा सिंप्लेक्स मेथड से बनेगा करके, एक तो मैक्सिमाइज होना चाहिए और हमेशा कांस्टेंट्स लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, तब हम किस मेथड का प्रयोग करेंगे, सिंप्लेक्स। अगर यही परिवर्तन होना चालू हुआ तब जो है सिंप्लेक्स मेथड नहीं, हमारे पास बीगेम मेथड या फिर टू फेस मेथड। क्योंकि बच्चों को बड़ा समस्या होता रहता है कि सर कैसे पहचाने किस मेथड से बनेगा प्रश्न में कांस्टेंट को देख के पहचान जाना है कि किस मेथड से बनेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमाइज है तो मैक्सिमाइज बनाना ही बनाना है, बना दीजिएगा, ओके। आपको कांस्टेंट्स को देखना है, अगर ये मिनिमाइज है तो मैक्सिमाइज करेंगे, और मैक्सिमाइज में हमेशा ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए बोला, मैक्सिमाइज में क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो सिंप्लेक्स मेथड के जगह दूसरा मेथड का प्रयोग किया जाएगा, ओके। तो अभी सिंप्लेक्स मेथड ही सब चीज है, क्योंकि दूसरा मेथड में भी क्या करेगा, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम ही अप्लाई किया जाएगा, बस 1-2 चरण शुरू का ही बदल दिया जाएगा, बाकी पूरा काम बनेगा। तो ये तो रहा इस क्लास की इंट्रोडक्शन, हमें क्या करना है करके। अब मुख्य मुद्दा है इस प्रश्न को हल करना, जो कि मेरा लक्ष्य है क्लास का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस में 2x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, x1 प्लस में x2 इज लेस देन इक्वल टू 4, x1 माइनस में x2 इज लेस देन इक्वल टू 2, वेयर x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0। ये होना चाहिए, इसको नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। कोई डिसीजन वेरिएबल नेगेटिव नहीं होते, बात क्लियर है। नेगेटिव अगर आ गया तो फिर आपका उत्तर नहीं, वो इनफिजिबल हो जाएगा फिर, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, स्टेप नंबर फर्स्ट मैंने यहां पर लिखा है, स्टेप नंबर फर्स्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए, गुड मॉर्निंग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी है ना, इज, या फिर क्या बोलेंगे, पुस्तक में देखिएगा बच्चों, कांति स्वरूप के बुक में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि सर इतना थ्योरी दिए है, बीच बीच में क्या करें। थ्योरी स्टूडेंट्स हम कब लिखा करते थे, जब हमारा प्रश्न 8 नंबर में आता था। तो हमारा प्रश्न 8 नंबर में नहीं आता, अब कितना नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है। तो आप तो केवल इंट्रोडक्शन देंगे और टेबल बनाएंगे, उसी में आपका पेज भर जाएगा। तो कहां लिख पाएंगे, आपके पास जगह नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आपको कम से कम 3 से 4 टेबल बनाने हैं। तो 3-4 टेबल बनाएंगे तो पहला भाग में तो आपका पहला पेज में स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखेंगे। अभी ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा, एक टेबल बनेगा, एक पेज ऐसे खत्म हो जाएगा आपका। दूसरा पेज में आपको सॉल्यूशन पूरा करना है, और कम से कम 3 टेबल तो बनना चाहिए, 2 टेबल 4 टेबल ऐसा भी बन सकता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और बच्चों को इस सब्जेक्ट में एक ही बात की समस्या होती है, वह है पेज की। किसकी समस्या होगी, पेज की। 2.5 नंबर में अगर प्रश्न पूछ दे सिंप्लेक्स मेथड का, तो छोटे छोटे डब्बे बनाकर थोड़ा सा प्रयास करना है, और जो है प्रश्न आप जानते हो, पहचानते हो, और 4 नंबर में दिया है तो अच्छा खासा ही लिखना है, ठीक ठाक करना है। देखिएगा, मैं शुरुआत कर रहा हूं। यहां पर मैंने कहा कि स्टेप नंबर फर्स्ट में अलग अलग बुकों में उसको इंट्रोड्यूस करते हुए बताया है। क्या बताया है कि इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल, वी कन्वर्ट गिवन एलपीपी ऑफ द फॉर्म, ऐसा करके, मतलब सिलेक्ट वेरिएबल अगर है लेस देन तो सिलेक्ट वेरिएबल बोलेंगे, इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट वेरिएबल s1 एंड s2 विच इज ग्रेटर देन 0 ऐसा लिखा रहेगा, देन इसको बदल देगा। तो मैंने एक लाइन में लिखा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, शब्दों को ना लिखकर मैंने क्या लिख दिया, बहुत सारे शब्द न लिखकर क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म। जो बच्चे आज आए हैं वो घबराएंगे नहीं, एकदम सिंपल है। हर कक्षा में यहां तक आपका एमएससी फाइनल तक यही लिखूंगा और ऐसा ही करूंगा, क्योंकि वहां पर भी फाइनल में यही करना है मेरे को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? तो देखिए, आप स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए या फिर पुस्तक की भाषा लिखिए, सब का बराबर वही है, एक ही मतलब है। ये मैं लिखूंगा 3x1 प्लस में 2x2। बच्चों, जो चीजें जैसी है उसको आप क्या करेंगे, वैसा ही रखेंगे, है ना। ये 3x1 प्लस में 2x2, और यहां पर कुछ रखेंगे 0s1 प्लस में 0s2। ये क्या है, 2 कॉन्स्टेंट्स है, तो आप क्या करने वाले हैं, 2 आपके पास क्या होगा, 2 आपके पास सिलेक्ट वेरिएबल होगा। अगर ऐसा होता तो सरप्लस वेरिएबल आता, लेकिन कभी सिंप्लेक्स मेथड में सरप्लस वेरिएबल आएगा ही नहीं, ये दिमाग में रख लेना। क्या आएगा, प्रश्न दिया, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, तो शब्दावली का कोई प्रयोग नहीं करना है, चुपचाप स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब चुपचाप इसको लिख दो, लिख दिया, और जितने भी आपके जो इनइक्वालिटी है उसको इक्वालिटी में चेंज कर दो बाय इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट वेरिएबल विच इज, पहला आपका कांस्टेंट्स है, मान लो समीकरण 1 कहिए दिमाग में, लेकिन लिखना नहीं है, गंदा नहीं बनाना है। तो पहले वाले में पहला आपका सिलेक्ट वेरिएबल है जो कि s1 है, इक्वल टू क्या बोल दिया, 4। फिर क्या है बच्चों, x1 माइनस में x2 प्लस में दूसरा वाला कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, s2 लिख देंगे, और यहां पर इक्वल टू 2। अगर तीसरा होता बच्चों और कोई तो क्या करते हैं, उस तीसरा में s3 लिख देते। किसी को कोई आपत्ति है इस बात को लेकर? नो, है ना, आपत्ति नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो ये हमारा क्या हो गया, वेयर आप यहां पर लिख दीजिएगा, वेयर क्या कहेंगे, s1 एंड s2 इज सिलेक्ट वेरिएबल, जगह है तो, समय है तो, अन्यथा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। वेयर आप बोल सकते हो सिलेक्ट वेरिएबल, है ना, क्या बच्चों, सिलेक्ट वेरिएबल कौन है, s1 एंड s2। वेरिएबल हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, एंड और आपके पास जो नॉन बेसिक वेरिएबल या बेसिक वेरिएबल बोलेंगे इसको, s1 एंड s2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारे ऐसा होता है, होना चाहिए। पहला स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इस पर ही नीचे में ये स्टेप नंबर मत डालना, स्टेप कुछ लिखना नहीं है। अब क्या करना है, वी कैन सी दैट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे, प्रारंभिक उत्तर किसे कहा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्रश्न हमने बना लिया, ठीक है, प्रारंभिक उत्तर इनिशियल बेसिक फिजिबल कहलाता है ना। यहां पर लिख सकते हो ऐसा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, आप लोग पूरा लिख लेना, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये आपका लिखना आसान है, फिजिबल भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। देखिए पूरा ऐसा, ये तो मैंने बिंदु के रूप में लिखा था, मेरे को नहीं मिटाना चाहिए था, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, है ना। ये कैसे निकालते हैं, इफ बेसिक वेरिएबल अगर आपके पास है
कौन है बेसिक वेरिएबल? जो x1 x2 होगा उसी को बेसिक वेरिएबल कहा जाता है। इफ बेसिक वेरिएबल, हर प्रश्न में नहीं लिखना है, ये केवल आपको मैं पहले में बता रहा हूं, जरूरी नहीं है, आपका मन नहीं करेगा तो मत लिखना, समझ आ रहा है? ये बेसिक वेरिएबल x1 बराबर x2 बराबर 0, ऐसा बोला, जो भी आपका x1 x2 उसको 0 कर दो। इफ, क्या बोला मैंने? बेसिक वेरिएबल x1 एंड x2 बराबर 0, देन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये जो आएगा उसको कहते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अगेन मैं रिपीट करता हूं, बात को समझिएगा। क्या बोला मैंने? पहले प्रश्न देखेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे, एकदम सिंपल है, फटाक से लिख सकते हो। सबसे पहले बता दिया सिलेक्ट वेरिएबल कौन है, ये सब जो S1 S2 दिख रहा है वो सिलेक्ट वेरिएबल कहलाते हैं, और ये जो पहले से दिया रहता है वेरिएबल उसको कहा जाता है बेसिक वेरिएबल या फिर डिसीजन वेरिएबल। बात क्लियर है? यदि हम बेसिक वेरिएबल को हम 0 कर दें तो जो आता है उसी को कहा जाता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, है ना? देन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मतलब होता है S1 का मान, S1 का मान क्या आएगा बच्चों? हमेशा जो दिया रहेगा वही रहेगा 4, और S2 का जो मान होगा वह होगा 2। इनको मिला के पूरे को हम कहते हैं XB। क्या कहेंगे? नामकरण, ये जो आएगा उसको कहा जाएगा XB। दिमाग में रखना, क्या कहूंगा इसको? कैपिटल XB। XB का अर्थ होता है बच्चों हमारे अंत में उत्तर। तो XB ये चेंज होगा। अभी हमने बोल दिया कि चलो बेसिक वेरिएबल का वैल्यू 0 किया जाए, और नॉन बेसिक वेरिएबल जो है मेरे को नहीं पता है ना, नॉन बेसिक वेरिएबल सॉरी पता है, ये सब जो लिखा इसको बोलते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्या इतना याद होता है आप लोग को? अगर ये चीजें नहीं समझ आएंगी तो अगेन घर में जाके रिपीट करेंगे, वीडियो को देखेंगे और बार बार अपने आप को समझाते रहेंगे, क्योंकि पहला ही क्लास जो है बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि अरे कठिन है, जबकि इसको हम जो है 10 से 20 क्लास निपटाएंगे, ऐसे ही यही चलेगा, हर जगह मैं यही लिखूंगा। तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, स्टेप अपने आप याद हो जाएगा। क्या इतना स्टेप याद होता है? अब बच्चों स्टेप नंबर 2 यही है मेन सिंप्लेक्स मेथड। ये तो इंट्रोडक्शन था, और जो है यहां पर क्या किया है हमने, केवल उस प्रश्न को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके हमने एक्स भी निकाला। अब यहां पर मैंने लिखा इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, या है ना? तो इन पहला टेबल जब बनाएंगे बच्चों, बेसिक वेरिएबल बोलते हैं BV, CB मतलब कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बात क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, ये बेसिक वेरिएबल कोफिशिएंट है, बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट है, ठीक है? ये है आपका XB का मतलब होता है बेसिक वेरिएबल, अर्थात उत्तर, या फिर हमारा जो है रिक्वायर्ड जो वो है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमें चाहिए, जो सॉल्यूशन चाहिए अंत में, वो वाला कॉलम है। परंतु शुरू में ये रहता है तो उसको लिखते हैं, बाद में वो चेंज होगा धीरे धीरे। कहां से चेंज होगा? हम मैट्रिक्स सॉल्यूशन करेंगे, इसको बोलते हैं कॉस्ट मैट्रिक, और पूरे टेबल को बोलते हैं हम लोग इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। अब इसको भरिएगा, फटाफट भरना है करके, और हर बार हर प्रश्न में हर जगह पे यही लिखा जाएगा, ऐसे ही डब्बा बनेगा, और फटाफट बनाना है, फटाफट भरना है। तो XB में क्या BB में क्या भरे? सबसे पहले इसको स्टूडेंट CJ को भरना। CJ में ये जो लिखा है गुणांक सबको भरना है। यहां पर X1 का गुणांक कितना है? 3 लिख दीजिए, ये मेन है, याद रखिएगा। यहां पर X2 का गुणांक कितना है बच्चों? कोफिशिएंट लिखा ना, ये कोफिशिएंट ही है, इसका क्या है? 0, इसका क्या है? 0 लिख दिया आप लोगों ने। बेसिक वेरिएबल में क्या आएगा? सबसे पहले नॉन बेसिक को ही रखा जाएगा। शुरू में क्या रखेंगे हम लोग? उत्तर नहीं पता, जब ये हट के उत्तर आ जाएगा तो फिर वो जो है x का मान और y का मान दोनों पता चल जाएगा, ठीक है? S1 और S2 लिखा जाएगा शुरू में, हर बार हर प्रश्न में क्या लिखा जाएगा? S1 और S2। 3 कांस्टेंट होंगे तो 3 ठो S1 S2 आएगा। अब इनके यहां पर गुणांक को लिखना है बच्चों, बेसिक वेरिएबल, या फिर यहां पर जो इंट्रोड्यूस किया है उसी से भरना चालू कर रहे हैं। इसका गुणांक कितना है? उस पे 0 है। कितना है? 0 है, दोनों का 0। और हर टेबल में, शुरू का इनिशियल टेबल में हमेशा यहाँ पर S1 S2 S3 और उनके गुणांक हमेशा 0, और यहाँ पर उत्तर जो आएगा वो पूरा जो है इधर का लिखा जाएगा। एक का आएगा 4, एक का आएगा 2। क्या मैं इतना समझा पाया? इतना समझ आएगा तो फिर आपका काम बन गया है। अगेन अब यहां पर कैसे भरे सर? तो यहां पर जो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया बेटा 1 और 2, उसको पूरा भर दो। X1 का गुणांक कितना है? 1। X2 का गुणांक कितना है? 1। S1 का गुणांक कितना है? S1 का गुणांक 1, और गुणांक मतलब सामने में कितना है?
दो रहता है 2 लिखेंगे, और हमेशा जो है आपका सिलेक्ट वेरिएबल में गुणांक शुरू में 1 ही होगा सबका। ठीक है, अब बच्चों यहां पर क्या लिखूं? 0। वेरी गुड, क्योंकि नहीं है उसका गुणांक क्या है, मतलब 0 है। दूसरा वाला लाइन को भर दीजिएगा। दूसरा वाला लाइन में क्या लिखेंगे? 1 है, ऋण 1 है, 0 है, और यहां पर क्या हो जाएगा? 1 है। ठीक है, बस इतना ही काम करना था। अब आता है स्टूडेंट्स जेड। अब जेड का कैलकुलेशन आपको समझना है, और इन्हीं छोटे छोटे बिंदुओं के ही आपको घर में जाके इनके लिए डेफिनेशन दे रखा है थोड़ा सा। ये आपका जेड क्या है, प्रश्न में पूछ देगा, आपको ऑब्जेक्ट में पूछ देगा नेट एवोल्यूशन क्या है। जो सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं ना, जेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक समेशन। समेशन में क्या करते हैं, यहां पर जो आपका लिखा रहता है सीबी का हम पर्टिकुलर ये x1 x2 x3 सारे जो है उनके कॉलम के मेंबर को इनटू करके योग करते हैं। 0 का जो गुणा होगा 1 से 0 शुरू में हर जगह पे ये वाले लाइन पे 0 लिखा जाएगा, क्योंकि इसका गुणा इससे करूंगा, इसका गुणा इससे करूंगा और योग करूंगा। अगर यहां पे 2 रहता तो 2, यहां पर सपोज 3 रहता तो 3 का गुणा करता है ना, लेकिन जो रहेगा उसी को गुणा करना है। तो शुरू वाले में तो 0 ही होता है, तो 0 ही आएगा, 0 गुणित समथिंग 0 ही रहेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। बच्चों यहां पर क्या आने वाले हैं? 0 आएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? पक्का 0 ही बोलेंगे, हर चीज क्या रहेगा? 0 पक्का, ऐसे ही होगा। अब आता है डेल जे को कहते हैं हम लोग नेट एवोल्यूशन। ठीक है, नेट एवोल्यूशन। तो आपका नेट एवोल्यूशन क्या होता है? इवेलुएट करने से आता है ये, इसीलिए शब्द ऐसा बोलते हैं नेट एवोल्यूशन। मतलब क्या? अब यहां पर हमने उसका फार्मूला लिख ही दिया है, पुस्तक में कई बार नहीं लिखा रहता तो हमने लिख दिया है। ये जो आपका डेल जे का मतलब होता है सर जेड जे माइनस सी जे, 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 जेड जे माइनस सी जे। यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? -3 आएगा, -2 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। कैसे हुआ सर? ये जेड जे पहले आएगा, माइनस में सी जे, जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे, जो उसके ऊपर करस्पॉन्डिंग में जो मेंबर दिख रहे हैं उनको आपस में घटाइएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अब देखिएगा इन्हीं चीजों को यहां पर अगर मैं सिंप्लेक्स एल्गोरिथम लिखा होता, वहां पर मैं आप लोगों को बहुत समय तक आधा घंटा कम से कम उसी को समझाता। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, उससे अच्छा मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा तो 2 क्वेश्चन में समझ आएगा जल्दी से, और उसी को क्या करना है थ्योरी में फिर लिख रहे हैं। पहला बिंदु था स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बिंदु यहां पर ही उसी में डाले हुए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, सबने आपने लिख दिया आराम से। ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल में क्या करना था? टेबल बस बनाना था। कैसा है वो आप इन बिंदु को याद रखेंगे। बी भी लिखना है, यहाँ पर सी भी लिखना है, एक्स भी लिखना है, और जितने वेरिएबल है उतने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। 3 होंगे तो 3 लिखेंगे x1, ठीक है, x2 x3 करके, और 2 है तो 2 ही लिखा है आप लोगों ने। जितने कांस्टेंट उतने क्या है आपके पास s1 s2 होंगे, उनके गुणांकों को यहाँ पर देख के जो है ऊपर में उतार दिया। फिर बाकी जो है कांस्टेंट को देख के इन टेबल को पूरा भर दिया। एक्स भी कहां से आया बोलेगा तो एक्स भी मतलब होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये मतलब क्या है? ये वाला मतलब ये जो S1 का जो गुणांक होगा उसी को लिखेंगे, S2 का गुणांक होगा उसी को लिखेंगे। अब आता है बच्चों तीसरा आपका बिंदु, इसी के अंतर्गत अगर इसको स्टेप में लिख रहा होता, एल्गोरिथम में बता रहा होता, तो यहां पर सॉल्यूशन में स्टेप नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन ये स्टेप है। क्या स्टेप है? कैसा स्टेप है? इसमें क्या करते हैं, इसमें से जो भी आपका मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगा नेट एवोल्यूशन का, उसको क्या करना है आपको? सेलेक्ट करना है। क्या करना है आपको? सेलेक्ट करना है। तो ना छोटा सा तीर का निशान नीचे में लगाइएगा जरूर, हर वाले जो आपके वो होंगे इसमें क्या करेंगे? छोटा सा तीर का निशान लगा देना। ये आपका मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है कि नहीं? मतलब सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू -3 है कि -2 है? बोलेंगे सर -3 है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को सेलेक्ट करना है, तो आपने मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को चुना। अब मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को चुना, ये पहला काम हो जाता है। अब क्या करना होता है? मोस्ट नेगेटिव वैल्यू पे जो ये कॉलम आया, इस कॉलम को कहते हैं बच्चों क्या? की कॉलम। क्या कहेंगे हम लोग इसको? की कॉलम। शब्द याद रखिएगा, है ना, की कॉलम कहा जाएगा इसको। ठीक है, अब उसके बाद की कॉलम को पकड़ना होता है, जहां की कॉलम मिलेगा वहीं के XB के साथ उनके बिंदुओं को, यहां पर जो मेंबर होगा उनको क्या करेंगे? डिवाइड करके मिनिमम रेशियो लिखेंगे। हाँ कि ना? अब समझो इस बात को। 4/1 मतलब 4, 2/1 मतलब, यहां पर 5 होता तो 4/5 आता, यहां पर 8 होता तो 2/8 आता। बात क्लियर है? जो भी रहेगा उसको डिवाइड कर देना है। ओके, अब यहां पर हमने मिनिमम लिखा है, तो मिनिमम इसमें से कौन?
मिनिमम इसमें से कौन, ये, राइट। जो छोटा होगा वही क्या है, मिनिमम। देखो पहला क्लास में समय लगता है समझाने में, जैसे ही समझ आएगा तो आप तो खुद फटफट फटफट करेंगे इसको, ठीक है। मिनिमम लिखा मतलब मिनिमम कौन है बच्चों, ये, इसको कहा जाएगा की रो। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, की रो। अब बच्चों एक बात और इसी में ऐड करता हूं, क्या करना होता है, जो की कॉलम होता है ना, वो की कॉलम जो है की रो के एलिमेंट को हटा देता है। अभी वही करेंगे जहां पर, अच्छा, और ये जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं की एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, तो यहां पर की एलिमेंट कौन है, कौन है, वन है। की एलिमेंट कौन है, वन है, ठीक है। तो हमने वन को ले लिया, ये जो है, ठीक। अब यहां पर नीचे में ऑब्जर्वेशन को लिख सकते हो, वी कैन सी दैट, वी कैन ऑब्जर्व दैट, है ना, या फिर फ्रॉम अबाउट टेबल वी कैन फाइंड, जो शब्दावली का प्रयोग कर रहा हो सब ठीक है। तो देखिए फ्रॉम अबाउट टेबल वन, इसको टेबल नंबर वन कह देते हो, वी कैन सी दैट, वी कैन सी दैट इनकमिंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल किसे कहा जाएगा, बोला है मैंने, जो यहां पर होगा उसको कहा जाएगा इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है, या फिर एंटरिंग वेरिएबल बोलेंगे। एक मतलब है, पुस्तक में एंटरिंग वेरिएबल लिखा रहेगा, है ना, तो ये इंटर करने वाला है इसलिए इंटरिंग वेरिएबल, या फिर बोलेंगे इनकमिंग वेरिएबल। और यहां पर जो होगा उसको कहेंगे आउट गोइंग वेरिएबल, या फिर बोलेंगे लिविंग वेरिएबल। कौन लिव कर रहा है, एस टू लिव कर रहा है, अपने जगह को छोड़ रहा है। की एलिमेंट कितना है, वन, ठीक है। अगर यहां पर टू रहता तो टू लिखते, थ्री रहता तो थ्री लिखते। सपोज बच्चों यहां पर दो तीन लिख देते तो दो तीन वही लिखा जाता, कोई इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने पहला सिंपल प्रश्न उठाया, हो सकता है कुछ बच्चे अगर यूट्यूब में देख रहे हो उनको लगेगा इतना सिंपल क्वेश्चन को क्यों बनाए, लेकिन पहला मेथड समझाने के लिए जितना सिंपल हो उतनी अच्छी बात है, देन तो हमको क्वेश्चन पर आगे बढ़ना ही है। तो क्या समझ आया ये। अब आता है इंप्रूव सिंप्लेक्स टेबल। तो इंप्रूव सिंप्लेक्स टेबल में क्या करना होता है बच्चों, इंप्रूव करना है इसको, बस टेबल बदल जाएगा थोड़ा सा। और बदलेगा कैसे, ये जितना लिखा है सेम टू सेम लिखना, सीजे सेम टू सेम लिखना, क्योंकि हमारा वो जो है आपका मेन क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, वो जितना गुणांक है वही भरा जाएगा, अंत तक यही भरा जाएगा, ओके, हाँ कि ना। ये सब चीज वैसे लिखा जाएगा। बेसिक वेरिएबल, अगर S1 वाला लिव नहीं किया है तो S1 को जैसा का तैसा रखेंगे। S1 लिव किया है क्या, जगह छोड़ा है क्या, ना। अब उसके जो गुणांक है उसको जीरो है, ये जीरो ही लिखेंगे, यहां पर कुछ नहीं बदलना, अभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। जो चेंज हो रहा है इस लाइन को बदलेंगे पहले, देन इसके ऊपर से कुछ बदलना चालू होगा, ठीक। कौन बदला, S2 वाला, S2 की जगह कौन आया, X1। ये आपस में अपना जगह बदल लेते हैं, जगह कहां पर, वो बेसिक वेरिएबल वाला हिस्से पर, ठीक है। कौन छोड़ रहा है जगह, S2 छोड़ रहा है, और कौन आ रहा है, X1 आ रहा है, तो X1 आपने लिख दिया, हाँ कि ना। यहां पर इसीलिए तो इंट्रोड्यूस किया है, जो की कॉलम होगा वो इंटर करने वाली चीज को बताता है, और इसीलिए ऐसा सब चीज करना पड़ता है, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। आप इसी को बस इंप्रूव करते रहेंगे, वही हल है, वही उत्तर है। फिर अंत में दिखेगा उत्तर क्या है, मैं दिखाऊंगा आप लोग को। अब उत्तर कब तक निकालना होता है बच्चों, जब तक ये पॉजिटिव ना हो जाए, यहां पर कोई चीज नेगेटिव ना बचे तब तक करते रहते हैं, ठीक है, ओके। अब X1 का गुणांक कोई बताओगे, X1 का गुणांक कितना, बोलेंगे X1 का गुणांक है 3, ओके। कहां है 3, यहां पे जो लिखा रहेगा यही 3 है, ये कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, इसी गुणांक को लिखना होता है। S1 का क्या है, 0 है, तो 0 लिखे हैं, बस इतना बस करना था। कितना ये सब समझ आया प्यारे बच्चों। और अगर की एलिमेंट यहाँ पे 1 नहीं होता, कुछ और होता, तो उसको क्या करते, यहाँ पे लिखेंगे तो 1 बनाते ही लिखना है, ये बात भी समझिएगा। अगर 4 होता तो 4 बना के लिखता, भले यहाँ पर 4 लिखता जरूर, वो है कि एलिमेंट 4 है बोलता, लेकिन जब इस लाइन को लिखा जाएगा तो उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करके लिखेंगे। डिवाइड करके लिखने का कहने का ये मतलब है, जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल के लिए सोचिए, ये 2 रहता, की एलिमेंट क्या रहता, 2 रहता। अब मेरे को इस लाइन को लिखना है तो उस पूरे लाइन पर यहां से उस 2 को डिवाइड करके लिखूंगा। क्या करूंगा, डिवाइड करके लिखूंगा। बात समझ आ रहा है। अगर 2 रहता तो क्या करता, यहां पर 2 का डिवाइड करता जो भी एलिमेंट है उसके साथ, यहां पर उसको डिवाइड करूंगा तो 1 बनेगा, मतलब 1 बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। जिस एलिमेंट को खुद से डिवाइड करने से क्या बनता है, 1। तो अंत में जब भी यहां पे लिखा जाता है तो हमेशा की एलिमेंट को 1 बनाना पड़ता है। अगर 1 नहीं है तो, समझ आया कि नहीं। अगर 5 होता तो 5 से पूरे को डिवाइड करता, 4 होता तो 4 से डिवाइड करता। बात क्लियर है। तो बच्चों यहां पर तो ऑलरेडी 1 है, तो जब 1 होगा तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं, जैसा है वैसा उसको चुपचाप उतार दो। अगर 3 होता तो 3 से डिवाइड करके लिखता, 2/3 आता। यहां पर ऑलरेडी 1 है, मतलब कोई चेंज नहीं करेंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को, ओके।
यहां पर 0 है तो 0 ही रखा जाएगा, यहां पर 1 है तो 1 रखा जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब इस वाले को नहीं भरना, इस वाले को कैसे किया जाएगा प्यारे बच्चों? इस वाले को अगर यहां पर 1 है, जब भी आपके पास यहां 1 हो तो यहां पर क्या होना चाहिए बोलेंगे हम लोग? 0 बोलेंगे। क्या करना है आपको याद रखना, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में एशेलॉन फॉर्म पढ़ा होगा। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास की एलिमेंट होता है, या फिर हम क्या करते हैं बच्चों पर सामान्य रूप निकालते हैं बीएससी में किसी मैट्रिक्स का, तो एक को 1 बनाते हैं, बाकी को हम 0 बनाते हैं। और आप लोगों ने और नॉर्मल फॉर्म वगैरह पढ़ना सीखा होगा तो डायगोनल में 1 लाने का या फिर एलिमेंट लाने का प्रयास करते हैं, बाकी जगह 0 करते हैं। याद है कि नहीं? वही तो प्रक्रिया कर रहे हैं, इसीलिए इसको कॉस्ट मैट्रिक बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लीडिंग एलिमेंट या फिर की एलिमेंट। और ये शब्द का प्रयोग किया करता था आपका एमएससी में, जहां पर मैट्रिक्स बनाते थे, मैं बोलता था बार बार लीडिंग एलिमेंट है, लीडिंग एलिमेंट है बोलता था। अगर यहां पर 1 है तो ऊपर में क्या होना चाहिए? 0। मैं 0 लाऊं उसको, तो 0 लाने का क्या तरीका है बच्चों? 0 लाने का यह तरीका होगा कि इससे इस लाइन को पहले लिखेंगे फिर इसको घटाएंगे। ऐसा मत करना कि इससे इसको घटाना है, ऐसा नहीं है। क्या करना है, इससे किसको घटाना है? नीचे वाली लाइन को आपस में घटाना है, तो आपस में घटा दीजिएगा। अब क्या करेंगे, ये तो छोटा प्रश्न है ना, लेकिन बड़ा प्रश्न में यहां पर बड़ा बड़ा डाटा दिया रहेगा अलग अलग, है ना। तो अब इसको क्या करते हैं, यहां से यहां घटाते रहते हैं, तो आपके पास रफ होगा, जगह होगा, और आपके पास जो पेज होगा उसके नीचे में पेंसिल में लिख के हल कीजिएगा। एग्जाम पेपर की बात कर रहा हूं, आप अभी तो कहीं पे भी कोई पन्ना उठा के जो है काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप क्या करेंगे, जब एग्जाम में बैठे रहेंगे या फिर आप अभी हल करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख देना चाहिए। 4 है, 4 लिख दिया मैंने, 1 1 1 0, ये अंदर के एलिमेंट, और ये इसको यहां से लिखना है, इधर का कुछ नहीं लिखना है, यहां से लिखना चालू करना है। ठीक है, रफ में माइनस करना है, किसके साथ करना है? इसके साथ। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो माइनस में वो 0 आएगा। अगर ये आपका नेगेटिव होता तो जोड़ने से 0 आता है। 0 करना है यहां पर, बोला मैंने, समझ आ रहा है? तो इसको देख के इससे घटाना है बोला, तो 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब इससे इसको घटाएंगे, तो घटा दीजिए। यहां पर क्या क्या है बच्चों? 2, फिर 1, फिर आपके पास ऋण 1, फिर 0, फिर 1, और घटा देंगे तो ये चिन्ह भी बदलना है तो बदल जाएगा। यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा क्या? 0, सही है। और यहां पर क्या आ जाएगा? 2 आएगा, क्योंकि ऋण 1 ऋण जो है धन हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? 1, और यहां पर -1। बस यही करना था, भर दिया। भर देते हैं, देख लो, 2 आएगा, यहां पर क्या आएगा? 0 के एलिमेंट आ रहा है, उसके ऊपर हमेशा जो टेबल इंप्रूव होगा उसके ऊपर 0 होगा। नीचे कोई एलिमेंट रहता, नीचे कोई लाइन रहता तो नीचे भी 0 ही लाना पड़ता। तो दोबारा ऑपरेशन करते हैं अलग अलग। भर दूं इसको 2, और ये है हमारा 1, यहां पर है ऋण 1। ठीक है, अब नेट एवोल्यूशन फिर से लिखना है। नेट एवोल्यूशन में क्या करना है बोला? इसका गुणा जो भी सीबी का गुणा इससे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट योग करेंगे, फिर से इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, योग होगा। 0 गुणित 0 0, योग करेंगे कितना हो जाएगा? 0 धन 3, मतलब दिख रहा है ना? 0 गुणित 0, सॉरी 0 गुणित 2 आपका 0, ये कितना आ जाएगा? -3। 0 0 0 3, सही है। फिर से देख लो, सीबी जेड निकालने के लिए क्या चाहिए? सीबी। तो सीबी में पहला एलिमेंट, इधर का पहला एलिमेंट इनटू करेंगे, बीच में योग का चिन्ह। दूसरा सीबी का ये दूसरा एलिमेंट, इधर से दूसरा एलिमेंट, xi लिखा गया है, देखो दूसरा एलिमेंट ऐसा करके, तो उससे इनटू करेंगे, फिर योग करेंगे। तो 3 गुणित 1 मतलब 3, 0 गुणित 0 मतलब 0, 3 और 0 का योग 3, है ना यार? समझ आ रहा है? अब ZJ माइनस CJ करना है, तो ZJ माइनस CJ लिखना है तो लिख दीजिएगा यहां पर ZJ माइनस CJ करके, ये आपका ZJ है, माइनस में CJ कितना आएगा? ZJ माइनस CJ कितना आ जाएगा? -5। ठीक है, ZJ माइनस CJ, ठीक है। -3 में -2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? -5। 0 - 0 0, 3 - 0 3, ठीक है। कोई आपत्ति किसी को? कोई आपत्ति नहीं है, ओके। अब फिर से इस लाइन में देखेंगे, जब तक देखो ये उत्तर किसे कहा जाएगा अंत में जानते हैं बच्चों? ये अगर धनात्मक हो जाए, पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाए, और यहां पर जो भी आएगा उसको उत्तर कहा जाएगा, फिर बस हो गया। यहां पर जो भी आएगा उसको उत्तर कहा जाएगा। ये अगर कुछ भी रहे, चाहे x1 का मान आएगा तो x1 ही उत्तर है, x2 0 है बोल देंगे अपने आप,
इसमें धनात्मक बस लाना है, धनात्मक लाना है। अब कब तक होगा मेरे को नहीं पता, ठीक है ना, आपको नहीं पता रहेगा, और लेकिन प्रश्न आप पहले से जानते हो, पढ़ते हो, तो बिल्कुल वो समझ आएगा। तो यहां पर सेकंड इंप्रूव टेबल बनाएंगे। इनकमिंग वेरिएबल कहां से होगा बच्चों, यहां होगा इनकमिंग वेरिएबल, हाँ कि ना, ये इनकमिंग वेरिएबल होगा क्योंकि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है। ओके ओके, अब देखिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर ये पूरा की आपका क्या है, ये क्या है की कॉलम, की रो कैसे निकालना है, कि रो पहले निकलता नहीं है, पहले रेशियो निकलेगा फिर उसको सेलेक्ट करके मिनिमम लाएंगे, वही की रो होगा। अब यार कोई पूछेगा 2/2 कितना होगा, 1। अब कोई बोल देगा यहां पर ये -1 2/-1 तो बोलेगा माइनस। कभी भी यहां पर निगेटिव या फिर 0 होगा तो यहां पर कुछ भी नहीं लिखना है, यहां पर केवल किन चीजों को लिखना है, फाइनाइट और क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को, फाइनाइट एंड पॉजिटिव वैल्यू। अगर किसी ने कहा कि 0 तो पॉजिटिव वैल्यू है सर, तो 2 के साथ 2/0 कर दूंगा तो अनंत नहीं हो जाएगा, तो अनंत है, तो अपने आप मैक्सिमम ही है वो, तो बात क्लियर है, निगेटिव नहीं लेनी है। और यहां पर लिखा रहता है बच्चों बगल में, आप जरूर देखिएगा सूत्र में साथ ही साथ लिखा रहता है वेयर ऑल xi इज ग्रेटर देन 0, क्या लिखा रहेगा, ग्रेटर देन 0 होगा, उसी के लिए गारंटी है। पुस्तक सबको ही देखना, सबको ही पढ़ना, चेक करना, क्योंकि हम हर चीज को पुस्तक का नहीं डालेंगे यहां पर, एग्जाम में तो फंस जाएंगे ना, ऐसा नहीं करना है। वो बच्चों को समझाने के लिए उतना लिखा जाता है, आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा हमेशा जो पॉजिटिव होगा उसी को बस डिवाइड करके लिखना है रेशियो में, तो नहीं है वो क्या करेंगे, वहां पर छोटा सा एक डेस लगा देंगे, ये भी मैं मिटा देता हूं। और आपको याद रखना है यहां पर क्या होता है, जो भी xi होगा वो हमेशा 0 से बड़ा लिखा जाएगा। तो यहां पर 1 आया बच्चों, और यहां पर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है, एक ही वैल्यू है, यही क्या हो जाएगा आपका की रो, की कॉलम। अब यहां पर इनकमिंग आउटगोइंग को लिखना है, फटाफट आप लिखना, यही लिखना, मैं बार बार हर प्रश्न में नहीं लिखूंगा, आपको पेपर में लिखना है और बगल में लिखना। मैं तुम लोग को लिखना सिखाऊंगा पेपर में कैसे लिखना है करके, जगह तो कम होता है, अभी तो पहले क्वेश्चन बनाना सीखना है, देन कैसे पेपर में लिखना है वो अलग मामला होगा। अभी कॉपी में तो ऐसे ही लिखते जाना, ऐसे ही नीचे में उतारना, पेपर में लिखने का तरीका मैं अलग समझाऊंगा। ओके, अभी नहीं, अभी तो आप ऐसे ही बढ़ेंगे आगे। तो इनकमिंग वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, कौन बताएगा इनकमिंग वेरिएबल, रोशन क्या होगा इनकमिंग वेरिएबल, क्या होगा इनकमिंग वेरिएबल, क्या होगा, वेरी गुड। और ये आपका आउटगोइंग वेरिएबल क्या होगा, आरती की एलिमेंट क्या होगा, 2। यहां पर ये इसको यहां से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या है आपका की एलिमेंट है। ओके, मैंने कहा है अब इंप्रूव करना है करके, हर जगह पे ऐसे ही इंप्रूव करना है, जो पहले यहां पर किया ना, फिर से वही काम फटाफट करूंगा। फट से मैं क्या करूंगा, ये और फास्ट बनाना, ये बीबी, फिर क्या लिखेंगे आप लोग यहां पर CB, फिर यहां पे लिखेंगे XB, यहां हो जाएगा CJ, यहां पर X1 X2 S1 S2 रेशियो। जरूरत नहीं है वो तो नहीं, क्योंकि अभी मेरे को पता है कि इसमें उत्तर आ जाने वाले हैं, ठीक है, दोनों जितने वेरिएबल थे उतने तो इंटर कर गया, और तीसरा आएगा थोड़ी ना, मेरे को पता है कि इस नंबर खत्म हो जाएगा करके। अब यहां पर गुणांक कितने बच्चों, 3 है, 2 है, 0 है, 0 है, हर जगह लिखना है। बेसिक वेरिएबल में क्या उतारूं, बोलेंगे सर ये इंटर करने वाला x2 है तो x2 को लिख दिया जाएगा, गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहां पर x1 लिखा जाएगा, x1 की गुणांक कितनी है, 3 है। अब यहां पर क्या किया जाए, इस लाइन को जो इंटर करेगा उस लाइन पहले भरा जाएगा, बाद वाला लाइन को वो इंप्रूव किया जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, पहला बोला जो भी इंटर करता है उसको पहले लिखते हैं, बोला ये इंटर किया था इसको पहले लिखे थे, इसको फिर बाद में हमने हल करके बनाया था, तो इस वाले लाइन को अब भरेंगे पहले। और कैसे भरना है, अगर यहां पर के एलिमेंट 1 नहीं है तो 1 बनाते हुए भरना है, बोलेंगे तो 1 बनेगा कैसे, 2 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 3 आया होगा तो 3 से सबको डिवाइड करना पड़ता, जो संख्या होगा उससे क्या करेंगे आप लोग, सबको डिवाइड करके लाइन को लिख देंगे। तो बच्चों उसको अगर मैं पूरे लाइन को 2 से डिवाइड करके लिखूं तो क्या आएगा, यहां पर 1 आएगा, यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा, यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा, यहां पर 1/2 आएगा, और यहां पर -1/2 आएगा। समझा पाया मैं, ओके। नाउ अब इस लाइन को मेरे को भी लिखना है, भरना है। अब बच्चा बोलेगा कि अब क्या करें गुरुजी, बच्चों अगर यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर ऑलरेडी निगेटिव में 1 है, तो अपने आप दोनों को फटाफट जोड़ दो, इसको और इसको, वो रफ में अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 0 बनेगा। मैंने कहा कि एलिमेंट कौन है, अब ये की एलिमेंट की तरह इसको दिमाग में रखिएगा, नीचे 0 कब आएगा, और 0 कहां से लाना होता है, जो आया ये लाइन का इस लाइन से योग या फिर क्या करना होता है,
घटाना होता है तो आप समझिएगा, मेरे को योग से 0 मिलेगा कि घटाने से 0 मिलेगा। भाई यहां पर 1 है, यहां पर ऋण है, 1 है, मतलब पक्का इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा वो वाला 0। तो उसी को लक्ष्य बना के काम कर देते हैं। बच्चों अगर यहां पर 3 होता तो क्या कीजिएगा, अगर 3 होता तो क्या करते, बोलेंगे फिर से वही हल करेंगे। 3 है तो पहले इस लाइन को लिखना है बोला, और 3 का गुणा करके इससे जोड़ूंगा, क्योंकि ये के एलिमेंट है, ये नहीं बदलता, ओके एलिमेंट को ही मैं जरूरत के अनुसार से उसको क्या करूंगा, मैं बदलता रहूंगा। अगर मेरा यहां पर 3 होता तो 0 कब आता, इसके साथ ही करना है काम। तो 3 का यहां पर गुणा करता इस लाइन में और इसे जोड़ देता। बात क्लियर है। यहां पर धनात्मक होता और धनात्मक 2 रहता, यहां पर नीचे में एलिमेंट क्या करता, मैं धनात्मक 2 रहता तो मैं जो है 2 का वहां पर गुणा करता, आपस में दोनों को घटा देता। ये आप बार बार करेंगे, आपको मजा आएगा। अभी शुरू में थोड़ा सा लग रहा होगा इतने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ, जबकि ये बहुत छोटा प्रश्न है, सबसे छोटा प्रश्न यही था। ठीक है, तो इसका वहां पर देखेंगे संबंध, तो ऋण 1 है, धन 1 है। कौन सा, ये लाइन को देख के समझना था, उस लाइन को, इस लाइन को ही क्यों एलिमेंट क्यों बोला हूं, क्योंकि यहीं से वो लाइन पैदा हुआ है, वो लाइन से मेरे को इस पर काम करना है। तो ये ऋणात्मक 1 धनात्मक आपस में चुपचाप जोड़ दीजिए। इसको जोड़ूंगा, इससे कितना बनेगा, किस बोला, इस लाइन से जोड़ना है, इस लाइन को जोड़ू तो ये करस्पॉन्डिंग अपने 2 और 1 कितना होगा, आप सभी बताएंगे फटाफट, 3 आएगा। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, 1 और 0 योग होगा, क्या आएगा, 1 और ये ऋण 1 आएगा 0, 0 और यहां पर क्या है 1/2, कितना लिखेंगे 1/2, इसको इससे योग करेंगे, क्या आएगा बच्चों, बोलेंगे सर फिर से 1/2, कैसे, 1 माइनस में 1/2, 1 में आधा गया आधा बचा, सिंपल सी बात है। ऐसे मत कर देना भाई, 2 ऋण 1/2, ये कौन करता है, छोटे बच्चे करते हैं ना। ठीक, तो ये आपने लिख दिया। अब इसमें फिर से क्या किया जाएगा, जेड, देखना अब जेड में क्या करेंगे, इसका गुणा इससे योग करना है। ठीक है, फिर एक बाद में एक जादू बताऊंगा आप लोग को, उसको जो है फॉलो करना, समझना। फटाक से गुणा कीजिए, योग कीजिए, कितना आएगा, क्योंकि 0 तो हो गया, यहां पर क्या आएगा, क्योंकि इसका गुणा इससे 0 2, यहां पर गुणा करूंगा कितना आएगा 1, यहां पर इसे गुणा करूंगा और योग भी करना है, याद रखिए जेड का मतलब होता है योग करना, सीबी के अवयवों का पर्टिकुलर ये कॉलम के एलिमेंट से इंटू कर करके योग करना है कि ना। इसका गुणा करूंगा तो 1 आएगा, क्योंकि 2/2 कट जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 3/2 आएगा, आपस में जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 5/2, 5/2 निगेटिव है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव। ओके, यहां पर देखिएगा, यहां पर कितना आ जाएगा -1 आएगा, राइट, और यहां पर करेंगे तो फिर से वही आपका 3/2, क्या आएगा बच्चों -1/2 आएगा, हाँ कि ना। ओके, गलत बोल दिया, 1/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि भैया ये माइनस में है, -2 + 3/2 मतलब 1/2, तो यहां पर हमने लिख दिया 1/2। ओके, जब आपका कभी भी इंटरिंग वेरिएबल यहां पे होगा तो हमेशा अपने ही जगह पे 1 पाया जाएगा। x2 है तो x2 की जगह में 1 है देखो, और x1 है तो x1 की जगह में 1 है देखो, और उसके ऊपर और नीचे हमेशा 0 पाया जाएगा, है ना। ये मैं बता रहा हूं, ये तरीका है पहचानने का, हमारा उत्तर आ रहा है अंत में करके, है ना। उसको मैं एक बार और हाईलाइट करूंगा क्या कह रहा हूं, और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार अपने उत्तर को पहले लिख देते हैं, देन जो है दुनियादारी के बारे में बात करेंगे। जेड जे माइनस सीजे क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, 5/2 1/2, जेड जे माइनस सीजे 0 0, ये माइनस ये इतना ही रहेगा, ये माइनस ये इतना ही रहेगा। सारे आपके उत्तर क्या है यहां पर देखेंगे, वी कैन सी दैट, या फिर बोलेंगे देयरफॉर, या फिर बोलेंगे आवर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऐसा बोलेंगे, वी कैन सी दैट, है ना। या फिर बोलेंगे वी कैन सी दैट, आप जो भी शब्द लिखेंगे सभी सही हैं, वी कैन सी दैट, क्या देख रहे हो आप लोग, ऑल जेड डेलजेस आर पॉजिटिव, ये डेलजेस है, ये डेलजे 1 है, ये डेलजे का मतलब यहां पर क्या है, del 1 del 2 del 3 del 4, तो डेलजेस सारे डेलजेस, तो ऑल डेलजेस आर पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव। और या फिर क्या लिखेंगे हम लोग ऐसा, ये डेलजेस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so that our solution is a
ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ओके, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। हमारा उत्तर क्या है? उत्तम है, हल है, जो भी हम चाहते थे, मैक्सिमाइज करना चाहते थे वो है। एंड सॉल्यूशन इज, है ना, यहां पर लिखना, यहां पर एक पूर्ण विराम डाल के सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन इज, ये दूसरा लाइन में लिखा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए कैमरा में नहीं आएगा करके मैं क्या कर रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना। ओके, सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन इज में क्या लिखेंगे? x1 का मान कितना आया उसको लिखेंगे, और x1 का मान कहां से लिखेंगे बोलेंगे, ये जो होता है बच्चों इसी को उत्तर कहा जाता है, इसको, ये इसी को प्राप्त करने की पूरा प्रक्रिया था, है ना। तो x1 का मान कितना? 3 है, वेरी गुड, और x2 का मान कितना है? 1 है। एंड आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू क्या था? 3x1 प्लस में 2x2, तो 3x1 का मान कितना होगा? x1 का मान 3 है ना, फिर प्लस में 2 इंटू x2 का मान कितना है? 1, टोटल कितना हुआ? सही है, यही आपका क्या है? उत्तर है, मैक्सिमाइज z। तो पूरा उत्तर कितना को कहते हैं? इतना से इतना को मिला के उत्तर कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा उत्तर है कि x1 का मान आएगा 3 और x2 का मान आएगा 1, और मैक्सिमाइज जो z आएगा उसका वैल्यू कितना आएगा? 11। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब मैं इसको रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा, हर चीज को बारी बारी से अपने दिमाग में इसको रखना। क्वेश्चन दिया जाएगा, ये सबसे छोटा क्वेश्चन था, केवल समझाने की दृष्टि से इसको हमने सामने रखा था। अगेन हम जब क्वेश्चन बनाएंगे आपको और दिखेगा। क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में करते क्या है बोलेंगे, तो आपको इंट्रोड्यूस करने होते हैं 2 प्रकार के सिलेक्ट वेरिएबल, 3 ऑब्जेक्टिव, यहां पर सॉरी 3 आपके पास कांस्टेंट है, तो 3 आपके पास क्या सिलेक्ट वेरिएबल आएंगे, 2 है तो 2 ठोन लिख दिया। और कोफिशिएंट हमेशा कभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसको तो एक अलग होशियार चंद की तरह, सहयोगी तरह लिया गया है, तो हम हमारा ऑब्जेक्टिव में उसको स्थान नहीं देते, उसको 0 माना जाएगा उसके कोस्ट को, ठीक है। ओके, तो लिख दिया, और इनइक्वालिटी को हमने क्या बना लिया? इक्वलिटी बना लिया। यहां पर s1 जोड़ा, यहां पर s2 जोड़ा, तो जो छोटा होना था वो छोटा ना होकर अब बराबर हो रहा है, क्योंकि इधर कमी थी, इधर ही जोड़ रहे हैं उसको, तो क्या कर दिया? वो इतना है कि बराबर कर देगा करके, है ना। ये इक्वल टू 0 नहीं है भैया, को इसका ये जो कांस्टेंट लेना है, इसका कोफिशिएंट लेना है, इसका कोस्ट लेना है, वो 0 लेना है। कई बच्चे बोलते हैं कि 0 होता है क्या गुरुजी? नहीं पागल, 0 था ही नहीं, हम 0 बारे में बात किए ही नहीं है, उसका कोस्ट 0 होता है बच्चों, ओके। ओके, अब देख हमने लिख दिया इसको चुपचाप, फिर क्या करना है? हम बता दिए सिलेक्ट वेरिएबल क्या है करके, है ना। फिर हमने बोला इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल में हम क्या करेंगे? x1 x2 का वैल्यू 0 करेंगे, तो s1 का मान आएगा 4, s2 का मान आएगा 2, उसी को हम क्या बोलते हैं? xb। अब टेबल में चले जाएंगे, टेबल को तो फटाक से बनाना है आपको। यहां पर लिखेंगे b बेसिक वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, और हमारा क्या है? सॉल्यूशन, ये xb मतलब सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहां पर आएगा x1 x2 x3 जो भी रहेगा वो सब, s1 s2 s3 सब चीज, और यहां पर मिनिमम रेशियो xb अपॉन में xi, और जहां पर xi हमेशा धनात्मक लिया जाएगा। पूरा इस लाइन को भर देना है। कोफिशिएंट कहां है देखेंगे यहां से, या फिर यहां पर लिखे उसको भर देना है 0, x2 का s2 का 0, और यहां पर जो आया है उस उत्तर को लिखेंगे। बाकी इसको देख के फटाफट आपको भरना था, और सिंपल क्या काम करना था, इधर बाद में आया है अंत में, याद रखना क्या करना था। सबसे पहले मैंने बोला कि आपको जेड निकालना है, ये सूत्र याद करना था बस। तो सूत्र आपने क्या किया है? इसका गुणा करो, इससे योग करो, तो 0 है तो शुरू में सब चीज 0 आएगा बोला। जेड माइनस सीधे करेंगे तो ये जो ऊपर का लाइन है वो पूरा नेगेटिव होकर नीचे उतार दिया जाएगा, पहला टेबल अपने आप बन जाएगा, फटाक से बनेगा। इसको फुल फास्ट करना था, ठीक है। समझा था तो समय लगा रहा था मैं। अब दूसरा बार में क्या करना है आपको? इनकमिंग वेरिएबल किसे कहा जाएगा? जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू के लिए जो आपको ऊपर में की कॉलम दिखेगा वही इनकमिंग वेरिएबल। जो इधर से अब इनकमिंग आने के बाद आपको क्या करना है? फटाफट रेशियो निकालना है। रेशियो के बाद जो छोटा आएगा, देखो ये पहले आया, पहले ये, फिर हमने इसको डिवाइड किया तो 4 आया, इसको डिवाइड किया तो 2 ही आया। अगर कोई अलग एलिमेंट होता तो उसको डिवाइड करके लिखते, तो जो छोटा होगा उसको बोला जाएगा मिनिमम रेशियो। तो 2 छोटा है तो 2 लिखा। अगर यहां पर 8 होता तो 4 को लिखता मैं, उस लाइन को यहां पर करूंगा, यहां पर जो कट करेगा उसको कहा जाएगा की एलिमेंट। ये भी समझ आ गया। अब की एलिमेंट के बाद आपको इंप्रूव करना है टेबल को। इंप्रूव करने के लिए क्या करना है बोला? जो वहां पर इंटर करेगा उस लाइन को पहले भरा जाएगा। यहां पर इंटर कर रहा है और यही आपका जो लीव करेगा उसी जगह इंटर करना है, तो s2 की जगह क्या लिखा गया? x1 लिखा गया, और उसके गुणांक कितना है? 3 है तो 3। अब ये 2 कैसे बना? जैसा का तैसा इस लाइन को देख के लिखना है बोला था। अगर 2 होगा तो 2 से डिवाइड करके लिखो, 3 है तो 3 से डिवाइड करके लिखो, 4 है तो 4 से डिवाइड करके लिखो। 1 है तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो उसी लाइन को पूरा भर दिया चुपचाप मैंने।
अब इस लाइन को क्या करना बोला, जो भी आ जाएगा उस लाइन से ऊपर वाले से या तो जोड़ना है या फिर क्या करना है, घटाना है। कुछ संख्या गुणा करना पड़ेगा तो गुणा करके यहां पर जोड़ना घटाना है और जीरो लाना है। तो इस लाइन पर 1 है, अब उस लाइन पर 1 है तो आपस में चुपचाप घटा दो। ये माइनस ये करना है, ये ना कि ये माइनस ये। तो 4 ऋण 2 करेंगे तो क्या आएगा लाइन में 2, है कि नहीं। और ये घटाएंगे इससे क्या आएगा 0, इससे इसको घटाऊंगा क्या आएगा ऋण ऋण 1 क्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। मैं गलत बोल दिया, इस लाइन में भरना था, उधर मैं क्यों भर रहा हूं, इधर भरना था मेरे को, इधर भर रहे हैं है ना, इधर ही भरना है क्योंकि इस लाइन को खाली छोड़े थे, ये तो हम इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -1, यहां से सॉरी ये आपका माइनस है और इसको यहां से घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 बन गया। इसको घटाएंगे इससे तो 1 ही रहेगा, इसको घटाएंगे इससे तो वो -1 हो जाएगा, है कि नहीं। वो जो मैंने पहले बता दिया था, अगर समझ नहीं आता तो वीडियो रिपीट करके देखना, मजा आएगा आप लोग को। तो ये जो आया ये हर प्रकार हर बार वही करूंगा, वैसे ही करूंगा और हर प्रश्न में करूंगा, किसी प्रश्न में अलग नहीं करने वाला मैं। समझा पाया मैं, यही कहलाता है सिंप्लेक्स मेथड। सोचिए सबसे छोटा प्रश्न जब इतना पेज का बन रहा है तो बड़ा प्रश्न फिर ज्यादा पेज का बनेगा, फिर दिक्कत नहीं हो जाएगा। फिर ये सबसे छोटा प्रश्न था बच्चों, तो इसलिए आप अगर पंडित रविशंकर शुक्ल के विद्यार्थी हैं तो आप क्या करेंगे, थोड़ा थ्योरी कम लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि फटाफट आप टेबल की ओर आगे बढ़ें और इन चीजों को बगल में लिखेंगे। हमारा टेबल जो बनेगा बगल में लिखने का मैं तरीका समझाऊंगा एक दिन अच्छे से, ठीक है। या फिर मैं कॉपी बना के तुम लोग को दिखाऊंगा। क्या आप लोग को मैं समझा पा रहा हूं? सिंप्लेक्स मेथड आप लोग को समझ आ रहा है? नहीं समझ आएगा तो वीडियो मेरा बार बार देखना, कल तो फिर से हम इसी को रिपीट करेंगे, मतलब क्वेश्चन अलग बनाएंगे और 3-4 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।